नमस्कार दोस्तों, माय चैनल डीसी एजुकेशन में आप सब लोगों का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से इंडियन इकोनॉमी यानी आर्थिक एवं सामाजिक विकास परिदृश्य से संबंधित प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। ये दोस्तों वन लाइनर प्रश्न होंगे। ये आपकी आने वाली ग्रुप डी, रेलवे, एसएससी, एनटीपीसी आदि एग्जाम्स के लिए अति महत्वपूर्ण है। आइए दोस्तों अध्ययन करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, किसी देश की आर्थिक समृद्धि का सबसे उपयुक्त मापदंड है। यह है दोस्तों प्रति व्यक्ति वास्तविक आय। किसी देश में जीवन स्तर प्रतिबिंबित होता है, ये होता है दोस्तों प्रति व्यक्ति आय से। सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी जीएनपी राष्ट्रीय उत्पाद का मूल्यमापन। अगला क्वेश्चन है, किसी दी गई अवधि के लिए एक देश की राष्ट्रीय आय है। किसी अर्थव्यवस्था में एक विशेष समय अवधि में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के बराबर होती है। ये किसी अर्थव्यवस्था में एक विशेष समय अवधि में उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्यों के बराबर होती है। अगला क्वेश्चन है, कथन एवं निष्कर्ष। कथन है, आर्थिक विकास के लिए एक बहुआयामी उपागम की आवश्यकता होती है। कारण आर, वर्तमान यानी भारत सरकार मुख्यतः सूक्ष्म आर्थिक विषयों पर ध्यान केंद्रित कर रही है। ए सही है किंतु आर गलत है। अगला क्वेश्चन है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है जहां राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र में भी विद्यमान हों। भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्ष्य है मिश्रित अर्थव्यवस्था। कैसी दोस्तों? मिक्स्ड इकोनॉमी, मिश्रित अर्थव्यवस्था। अगला क्वेश्चन है, भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है। ये आधारित है दोस्तों मिश्रित अर्थव्यवस्था पर। ये सत्य होगा कि भारत को परिभाषित किया जाए एक श्रम अधिक वाली अर्थव्यवस्था के रूप में। भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता है कृषि की प्रधानता, न्यून प्रति व्यक्ति आय, बृहद बेरोजगारी। अगला क्वेश्चन है, देश में वृद्धि एवं अनार्थिक तत्व हैं सामाजिक घटक, धार्मिक घटक, राजनीतिक घटक, अंतर्राष्ट्रीय घटक, वैज्ञानिक घटक आदि। 1951-52 से 2015-16 की अवधि में स्थिर कीमतों पर भारत की प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर सर्वाधिक रही है। ये रही है दोस्तों वर्ष 2007-8 में। भारत में अर्थव्यवस्था से सर्वाधिक समृद्धि पर प्राप्त की है। ये की है दोस्तों वर्ष 2006 से 7 में 9.6%। वर्ष 2015-16 में प्रति व्यक्ति आय के आधार पर राज्यों का अवरोही क्रम है। ये है दोस्तों महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, उत्तर प्रदेश। महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 15-16 में गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु राज्यों का उनके प्रति व्यक्ति निवल राष्ट्र घरेलू उत्पाद यानी पर कैपिटा नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट के संदर्भ में अवरोही क्रम है, डिसेंडिंग ऑर्डर। यानी महाराष्ट्र, फिर कर्नाटक, गुजरात, तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के राज्यों में प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। कहाँ की है दोस्तों? बिहार की। वर्तमान में भारतीय राज्यों में औसत प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। ये है दोस्तों गोवा की। कहाँ की दोस्तों? गोवा की। वर्तमान में कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, गुजरात, हरियाणा में से औसत प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। ये सर्वाधिक है दोस्तों हरियाणा की। कथन ए, यद्यपि 1947 के बाद की अवधि में भारत की राष्ट्रीय आय कई गुना बढ़ गई है, परंतु प्रति व्यक्ति आय स्तर में कोई सुदृश्य सुधार नहीं हुआ है। कारण आर, भारत की जनता का काफ़ी बड़ा भाग अब भी गरीबी की रेखा के नीचे रह रहा है। ए गलत है परंतु आर सही है। अगला क्वेश्चन है, भारत में ग्रामीण आय प्रायः नगरीय आय से कम है। इसके लिए कारण जिम्मेदार है। कौन सा कारण जिम्मेदार है दोस्तों? किसानों की निरक्षरता,
वैज्ञानिक कृषि का नग्न ज्ञान, विनिर्मित उत्पादों की तुलना में प्राथमिक उत्पादों का कम मूल्य तथा उद्योगों की तुलना में कृषि में कम निवेश। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि की दर धीमी है, इसका मुख्य कारण है उच्च पूंजी उत्पाद अनुपात, जनसंख्या वृद्धि की ऊंची दर आदि। उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय की निम्नता के कारणों में सम्मिलित है तेजी से बढ़ती जनसंख्या, साहसीपन का अभाव तथा अपर्याप्त अधोसंरचनात्मक सुविधाएं आदि। किसी देश में आर्थिक समृद्धि अनिवार्य रूप से होगी यदि उस देश में होता है ये होता है दोस्तों पूंजी निर्माण। भारत में बचत और पूंजी निर्माण की ऊंची दर होते हुए भी समृद्धि दर का कम होने का कारण है पूंजी उत्पाद अनुपात का अधिक होना, श्रम की न्यून कार्यक्षमता, प्रति व्यक्ति कम आय, पूंजी निर्माण की न्यून दर और प्राकृतिक संसाधनों की कमी में से एक लक्षण भारतीय अर्थव्यवस्था का नहीं है। ये नहीं है दोस्तों प्राकृतिक संसाधनों की कमी। वित्तीय वर्ष 2017-18 में भारतीय समृद्धि दर लगभग है 6.5%। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2018 तक उपलब्ध नवीनतम आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2018-19 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर है, ये दर है दोस्तों 7.4%। भारत के प्रति व्यक्ति वास्तविक आय यानी पर कैपिटा इनकम में धीमी वृद्धि के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी रहे हैं दोस्तों जनसंख्या में तेजी वृद्धि, मूल्यों में भारी वृद्धि के साथ ही कृषि तथा औद्योगिक क्षेत्रों के विकास में धीमी गति। एक खुली अर्थव्यवस्था में अर्थव्यवस्था की राष्ट्रीय आय वाई तो C+1 I + G + X - M, जहाँ M विदेशियों के द्वारा हमारे देश में अर्जित आय। अगला क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अगस्त 2018 की मौद्रिक नीति के अनुसार वर्ष 2018-19 में विकास दर संभावित है, यह है दोस्तों 7.4%। अगला क्वेश्चन है, एशियाई विकास रिपोर्ट 2018 के अनुसार वर्ष 2017 में भारत की समृद्धि दर थी, ये थी दोस्तों 6.6%। यदि एक दी हुई समयावधि में कीमतें तथा मौद्रिक आय दोनों दोगुनी हो जाएं तो वास्तविक आय होगी दोस्तों अपरिवर्तित रहेगी। वर्तमान मूल्यों करंट प्राइस पर प्रति व्यक्ति आय यानी पर कैपिटा इनकम की वृद्धि दर, ग्रोथ रेट स्थिर मूल्यों कांस्टेंट प्राइजेस पर प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर से अपेक्षाकृत अधिक है, क्योंकि स्थिर मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर में ध्यान रखा जाता है। मुद्रास्फीति की वृद्धि दर का 1867-68 में भारत में प्रति व्यक्ति आय यानी 20 रुपये थी, ये सर्वप्रथम अभिनिश्चित किया गया किसके द्वारा? दादा भाई नौरोजी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रीय आय का प्रथम मापन किया था, ये किया था दोस्तों दादा भाई नौरोजी ने। वर्ष 1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष थे, ये थे दोस्तों पीसी मोहलनविस। भारत में राष्ट्रीय आय समयंकों को आकलन किया जाता है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन SCO द्वारा। भारत में पूंजी निर्माण के आंकड़े एकत्रित करने का काम करता है, ये भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ और केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO। नई GDP आंकड़ों में सुधार वर्ष 2004-05 के स्थान पर बदल कर दिया गया, ये कर दिया गया दोस्तों 4-5 के बदल कर किया गया है वर्ष 2011-12 को आधार वर्ष बना दिया गया है। इस समय 2015 से भारत की राष्ट्रीय आय के अनुमान हेतु आधार वर्ष के रूप में प्रयुक्त हो रहा है, ये हो रहा है दोस्तों 2011-12। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष सरकारी तौर पर प्रकाशित किया जाता है, ये प्रकाशित किया जाता है दोस्तों भारत सरकार के वित्तीय मंत्रालय द्वारा। अगला क्वेश्चन है, सैद्धांतिक रूप से
यदि आर्थिक विकास की कल्पना की जाती है तो ध्यान में रखा जाता है सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि, सकल राष्ट्रीय उत्पाद में वृद्धि एवं प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय उत्पाद में वृद्धि। अगला क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए घरेलू बचत सकल की औसत दर वर्तमान में आकलित की गई 30 से 40% से कम, 30 से 40% के आसपास। वर्ष 15-16 में भारत की सकल घरेलू बचत दर यानी 32.3% सकल घरेलू उत्पाद का। अगला क्वेश्चन है, भारत में बचत में सर्वाधिक योगदान करता है घरेलू क्षेत्र। घरेलू क्षेत्र भारत में घरेलू बचतों में सर्वाधिक हिस्सा है भौतिकी परिसंपत्तियों का, भौतिकी परिसंपत्तियों का। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में निम्नलिखित 4 प्रमुख क्षेत्रों से बचत का उदय होता है। भारत में सकल घरेलू बचत में यानी गृहस्थ, निजी निगम क्षेत्र, सार्वजनिक निगम एवं अन्य लोक उपक्रम, सरकार क्षेत्रों के योगदान का अवरोही क्रम, गृहस्थ क्षेत्र, निजी निगम क्षेत्र तथा सार्वजनिक निगम, लोक उपक्रम एवं सरकारी क्षेत्र। भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में अमर्त्य सेन के सुझावों से संबंधित निम्नलिखित कथन है। इसे जन उन्मुख होना चाहिए, सबसे अधिक निर्धन व्यक्ति की आर्थिक सुरक्षा होनी चाहिए, विश्व अर्थव्यवस्था में इनके एकीकरण के साथ राष्ट्रीय बचाव होना चाहिए। ये विचार कि भविष्य में भारतीय नियोजन में वस्तुओं से अधिक ध्यान व्यक्तियों पर देना चाहिए व्यक्त किया गया था अमर्त्य सेन द्वारा, व्यक्त किया गया था अमर्त्य सेन द्वारा। हिंदू वृद्धि दर संबंधित है राष्ट्रीय आय से संबंधित है दोस्तों, किससे संबंधित है? राष्ट्रीय आय से। और स्फीति डिफ्लेशन के साथ, स्फीति यानी डिफ्लेशन के साथ, स्फीति के साथ यानी स्टैगफ्लेशन के साथ तथा अति स्फीति के साथ में से आर्थिक विकास सामान्यता युग्मित होता है, ये स्फीति के साथ। जीएनपी यानी सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में श्रम की भागीदारी कम होने का कारण है। ये कीमतों की तुलना में मजदूरी का कम होना सही सुमेलित हैं। आर्थिक विकास, संरचनात्मक परिवर्तन, आर्थिक वृद्धि, संकल्प घरेलू उत्पाद, संपोषित विकास, पर्यावरण, जीवन की गुणवत्ता, स्वास्थ्य। अगला क्वेश्चन है, भारत की अर्थव्यवस्था है दोस्तों विकासशील। कैसी अर्थव्यवस्था है हमारे भारत की? विकासशील। भारतीय अर्थव्यवस्था वर्णित की जा सकती है एक विकासशील अर्थव्यवस्था। सत्य कथन है सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिशत अंश में विगत एक दशक में कमी आई है। अगला क्वेश्चन है, तेल क्षेत्र सर्वाधिक क्षेत्र न्यायिक प्रणाली का तथा शासकीय एवं सार्वजनिक संस्थाओं आदि के सुधारों में से आर्थिक सुधारों के द्वितीय जनरेशन में सरकार द्वारा चिन्हित किए गए सुधारों का भाग नहीं है। ये नहीं है दोस्तों न्यायिक प्रणाली में सुधार, न्यायिक प्रणाली में सुधार। वर्ष 1991 की नई आर्थिक नीति में अपनाई गई मुख्य रणनीति थी, ये थी दोस्तों उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण। उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण। भारत में आर्थिक उदारीकरण, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन शुरू हुआ औद्योगिक लाइसेंस नीति में वास्तविक बदलाव के साथ। अगला क्वेश्चन है, भारत की व्यावसायिक संरचना के वर्षों बाद भी लगभग वैसा ही बने रहने का एक कारण है आर्थिक विकास के लिए कृषि से उद्योग की दिशा में अंतरण के महत्व की जनता को अधिकतर जानकारी नहीं है। अगला क्वेश्चन है, भारत में अपनाई गई नई आर्थिक नीति के 2 घटकों स्थिरीकरण और संरचनात्मक समायोजन के विषय में सही कथन है। यह है संरचनात्मक समायोजन क्रमिक बहुपद प्रक्रम, जबकि स्थिरीकरण
त्वरित अनुकूलन प्रक्रम। अगला क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत कहा जाता है। ये कहा जाता है दोस्तों डॉक्टर मनमोहन सिंह को। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे मानते हैं? डॉक्टर मनमोहन सिंह। ये एक दोस्तों इकोनॉमिस्ट थे सतत, और ये हमारे भारत के प्रधानमंत्री भी रहे। सतत आर्थिक विकास, सतत आर्थिक विकास से संबंधित प्रश्न। धारणीय विकास भावी पीढ़ियों के अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के सामर्थ्य से समझौते किए बगैर वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करता है। इस परिप्रेक्ष्य में धारणीय विकास का सिद्धांत स्वाभाविक रूप से जुड़ा हुआ है। ये जुड़ा है दोस्तों धारण क्षमता के साथ। धारण क्षमता के साथ सतत विकास का आधार है पर्यावरणीय दृष्टिकोण। पर्यावरणीय दृष्टिकोण। सतत आर्थिक विकास का अभिप्राय है वर्तमान पीढ़ी के विकास के साथ साथ भविष्य का आर्थिक विकास। अगला क्वेश्चन है, स्थायी विकास अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता की घटना है। प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग के संदर्भ में मानव पूंजी में बढ़ता हुआ विनियोग अग्रसारित करता है। ये अग्रसारित करता है दोस्तों कुशलता में विकास। कुशलता में विकास समावेशी समृद्धि के लिए आवश्यक है, यानी ये आवश्यक है दोस्तों अधोसंरचनात्मक सुविधाओं का विकास, कृषि का पुनरुद्धार तथा शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसी सामाजिक सेवाओं की आधिकारिक उपलब्धता। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय की ऊंची वृद्धि दर ग्रामीण विकास, कृषि विकास तथा कृषकों का पर्याप्त साख में से समावेशी विकास को बढ़ाने की आशा नहीं की जाती, यानी राष्ट्रीय आय की ऊंची वृद्धि दर। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक सर्वेक्षण में पहली बार धारणीय विकास और जलवायु परिवर्तन का नवीन अध्याय छोड़ा गया। ये जोड़ा गया दोस्तों वर्ष 2011-12 में। मूलतः समावेशी शासन के अंग कहे जा सकते हैं सभी जिलों में प्रभावी जिला योजना समितियां संगठित करना, जन स्वास्थ्य पर सरकारी व्यय में बढ़ोतरी करना, दोपहर का भोजन स्वयं का सशक्तिकरण करना। अगला क्वेश्चन है, समावेशी शासन से तात्पर्य है कि समाज के सभी वर्गों को समान रूप से शासन के द्वारा प्रदत्त सुविधाएं प्रदान की गईं। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक विकास से संबंध जनांकीकी संक्रमण की विशिष्ट अवस्थाओं का सही क्रम क्या है? उच्च मृत्यु दर के साथ उच्च जन्म दर, निम्न मृत्यु दर के साथ उच्च जन्म दर तथा निम्न मृत्यु दर के साथ निम्न जन्म दर। अगला क्वेश्चन है, कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र से संबंधित प्रश्न करेंगे। भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि एवं उससे संबंधित क्षेत्र का अंश है, यानी 17.4% वर्ष 2016 से 17 में। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय के 2014 के अनुमान अनुसार ग्रामीण परिवारों में कृषि में विनियोजित ग्रामीण परिवारों का प्रतिशत है, यानी 57.8%। अगला क्वेश्चन है, भारत में कृषि क्षेत्र श्रम शक्ति को प्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करता है। ये करता है दोस्तों लगभग 60%। विशेष कृषि एवं ग्राम उद्योग योजना का मुख्य उद्देश्य है कृषि निर्यात का संवर्धन। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रतिशत कर्मचारी नियोजित है ये कृषि क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है, भारत के श्रमिक बल में प्रायः अपने जीवन यापन के लिए वर्तमान में कृषि पर निर्भर है। ये निर्भर है दोस्तों लगभग 60%। विकास का भारतीय मॉडल सुरक्षा करता है व्यक्ति और राज्य दोनों के हितों का। आर्थिक नियोजन के युग के आरंभ में भारत की सकल राष्ट्रीय आय में कृषि का हिस्सा है निरंतर कम होता रहता है। जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, चरण सिंह, अबुल कलाम आज़ाद में से भारत में सहकारी कृषि के विचार का समर्थक नहीं है। ये नहीं है दोस्तों चरण सिंह। अगला क्वेश्चन है, जमींदारी प्रथा का उन्मूलन, भूमि जोतों की अधिकतम सीमा का निर्धारण, काश्तकारी सुधार, बहु
फसली योजना में भारत में भूमि सुधार का हिस्सा नहीं है, ये हिस्सा नहीं है दोस्तों बहुफसली योजना। सोयाबीन खेती के अंतर्गत क्षेत्र सर्वाधिक हैं, ये सर्वाधिक हैं दोस्तों मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, तंबाकू, कपास, सोयाबीन तथा रबर में से एक नगदी फसल नहीं है, ये नहीं है दोस्तों सोयाबीन। कपास का प्रति हेक्टेयर उत्पादन 2017 में विश्व में सर्वाधिक है, ये सर्वाधिक है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में। गेहूं की सिंचाई हेतु अति क्रांतिक अवस्था है, ताज निकलने की अवस्था, ताज निकलने की अवस्था। अगला क्वेश्चन है देश में गेहूं उत्पादन की दृष्टि से राज्यों का अवरोही क्रम। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब। भारत में फसल बीमा योजना का शुभारंभ हुआ 1985 में। व्यापक फसल बीमा योजना के स्थान पर राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना लागू की गई, ये लागू की गई दोस्तों वर्ष 1999 में। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना को खरीफ फसल पर भी लागू किया गया बजट 2004-05 में। उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना लागू की गई वर्ष 1992 में। कमांड क्षेत्र विकास कार्यक्रम 1974-75 में शुरू किया गया था, ये शुरू किया गया था जो दोस्तों जल उपयोग दक्षता विकास के लिए। हैंड बुक ऑफ एग्रीकल्चर प्रकाशित होती है, ये प्रकाशित होती है दोस्तों भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद स्थित है, ये स्थित है दोस्तों लखनऊ में। 8वीं योजना के अंतर्गत योजना आयोग ने भारत को कृषि जलवायु प्रदेशों में विभक्त किया था, वह संख्या है 15। राष्ट्रीय हार्टिकल्चर मिशन आरंभ किया गया, ये आरंभ किया गया दोस्तों 5 मई 2005 से 10वीं पंचवर्षीय योजना में। राष्ट्रीय बागवानी मिशन NHM से आच्छादित है। पूर्वोत्तर व हिमालयी राज्यों जैसे हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड सहित देश भर के 18 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, पांडुचेरी तथा दादरा और नगर हवेली राष्ट्रीय बागवानी मिशन का उद्देश्य है। ये उद्देश्य है दोस्तों बागवानी क्षेत्र में ऊंची समृद्धि प्राप्त करना, साम्योत्तर व्यवस्था करना तथा मानव संसाधन विकास करना। 1 जुलाई 2011 से प्रारंभ कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना उपलब्ध कराती है, ये उपलब्ध कराती है दोस्तों पेंशन तथा बीमा लाभ। लघु कृषक विकास योजना आरंभ की गई, ये आरंभ की गई दोस्तों वर्ष 1971 से। गन्ने की उचित एवं लाभप्रद कीमत FRP को अनुमोदित करता है, ये करता है दोस्तों आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति। वर्ष 1997 से 98 के बाद से न्यूनतम समर्थन मूल्य के संदर्भ में सत्य है, ये सत्य है दोस्तों न्यूनतम समर्थन मूल्य ग्रेटर देन C2 लगाते हैं। कृषि लागत और कीमत आयोग CACP वर्तमान में MSP के अंतर्गत घोषणा करता है कुल 23 फसलों के मूल्यों की। कितने फसलों की दोस्तों? 23 मूल्यों की। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन प्रारंभ हुआ था, ये प्रारंभ हुआ था दोस्तों 2007-08 में। अक्टूबर 2007 में प्रारंभ राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन NFSM का उद्देश्य है धान, गेहूं और दलहन के उत्पादन में बढ़ोतरी, मृदा उत्पादकता और उर्वरता का संरक्षण तथा खेती के स्तर पर आर्थिक लाभ को बढ़ाना ताकि किसानों में आत्मविश्वास पैदा हो सके। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अंतर्गत फसलें सम्मिलित हैं। चावल, गेहूं, दलहन, मोटे अनाज, वाणिज्यिक फसलें। भारत में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन प्रभावी हुआ दोस्तों वर्ष 2007-08 की रबी फसल से। भारत में फसलों की बुआई के अंतर्गत शुद्ध क्षेत्रफल है लगभग 14.01 करोड़ हेक्टेयर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय कृषि उत्पादन ने ऋणात्मक वृद्धि दर्शाई है, ये दर्शाई दोस्तों वर्ष 4-5 में -1.6 और 9-10 में -4%
4.0%, और 12-13 में -2.0%, वर्ष 2014-15 में -0.2%। अगला क्वेश्चन है, वह पंचवर्षीय योजना जिसमें कृषि ने ऋणात्मक विकास प्रदर्शित किया, ये थी दोस्तों तीसरी पंचवर्षीय योजना। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 66, तीसरी पंचवर्षीय योजना। भारत की औसत फसल गहनता लगभग 139% है। नीली क्रांति संबंधित है मत्स्य उत्पादन से। नीली क्रांति किससे संबंधित है दोस्तों? मत्स्य उत्पादन से। पीत क्रांति एवं पीली क्रांति संबंधित है तुरिया सरसों उत्पादन से तिलहन। अगला क्वेश्चन है, विश्व में हरित क्रांति के जनक किससे माना जाता है? नॉर्मन ई बोरलॉन्ग। नॉर्मन ई बोरलॉन्ग ये कहाँ के हैं दोस्तों? अमेरिका में। कब क्रांति लाए थे? 1967 में। भारतीय हरित क्रांति की जन्मस्थली है पंतनगर। भारतीय हरित क्रांति की जन्मस्थली है पंतनगर। और भारत में कौन लाए थे दोस्तों? एम.एस. स्वामीनाथन। एम.एस. स्वामीनाथन। अगला क्वेश्चन है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली से वितरित अनाज पर कीमत बढ़ाने का उद्देश्य है। इस योजना में निहित उत्पादन का भार कम हो सके। ऑपरेशन फ्लड का संबंध है दुग्ध उत्पादन से। किससे संबंधित है दोस्तों? दुग्ध उत्पादन से। ऑपरेशन फ्लड सेकेंड का संबंध है दुग्ध आपूर्ति से। 1950 से 90 की अवधि में भारत में खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़ाकर 3 गुने से अधिक हो गया। फिर भी सही अर्थ में आत्मनिर्भरता, जिसका तात्पर्य भूख से मुक्ति, नहीं प्राप्त की जा सकी। इसके कारण क्या रहे? इसके कारण रहे दोस्तों हरित क्रांति का देश के छोटे छोटे खंडों तक ही सीमित रहना, गरीबों की कमाई की तुलना में खाद्य के भाव का बहुत अधिक होना तथा मोटे अनाजों की तुलना में गेहूं तथा धान पर अत्यधिक बल देना। अगला क्वेश्चन है, हरित क्रांति से भारत के सर्वाधिक लाभान्वित राज्य कौन कौन से हैं? ये लाभान्वित राज्य कौन कौन से थे दोस्तों? पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश। प्रधानमंत्री जी द्वारा प्रस्तावित द्वितीय हरित क्रांति में सम्मिलित हैं। ये सम्मिलित हैं दोस्तों भारतीय कृषकों को सार्वभौमिक ग्लोबल यानी कृषि व्यापार में सहभागिता, फसल पश्चात खाद्यान्न में क्षति को कम से कम करना तथा फसलों के भंडारण में सुधार। अगला क्वेश्चन है, कृषि करने की वह प्रक्रिया जो पर्यावरण संरक्षण में सहायक है, जैविक खेती। कौन सी सहायक है दोस्तों? जैविक खेती। अगला क्वेश्चन है, कथन है भारत में खाद्यान्न उत्पादन में लगभग आत्मनिर्भरता प्राप्त हो गई। कारण अब भारत थोक मात्रा में खाद्यान्न का आयात नहीं करता है। ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या भी करता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में मुख्य कृषि पदार्थ आयात मद हैं। खाने योग्य तेल। निर्यात हेतु आम की पसंदीदा प्रजाति है अल्फांसो। भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ यानी NAFED संबंधित है ये कृषि विपणन से। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्तर पर कृषि विपणन सहकारिताओं का शीर्ष संगठन है। ये संगठन है दोस्तों नेफेड। अगला क्वेश्चन है, गहन कदन संवर्धन के माध्यम से पोषण सुरक्षा हेतु पहल का उद्देश्य है उन्नत उत्पादन और कटाई उपरांत प्रौद्योगिकियों को निर्देशित करना एवं समूह उपागम के साथ एकीकृत रीत से मूल्यवर्धन तकनीकों को निर्देशित करना। भारत में कृषि उत्पादकों के बाजार को विनियमित किया जाता है राज्यों द्वारा अधिनियमित कृषि उत्पादन विपणन समिति अधिनियम से। अगला क्वेश्चन है, संघ सरकार के 2011-12 के बजट में किसानों के लिए बैंक ऋण के समयानुसार भारत पर प्रभावी ब्याज दर है यानी 4%। अगला क्वेश्चन है, किसी फार्म के चल लागत पूंजी में बीज, उर्वरक, सिंचाई जल तथा भूमि राजस्व में से एक सम्मिलित नहीं है। ये भूमि राजस्व
अगला क्वेश्चन है, कृषि वित्त के प्रमुख सिद्धांत हैं उद्देश्य, व्यक्ति, उत्पादकता, नियोजन, संगठन आदि। भारत में कृषि वित्त के स्रोतों को बांटा जाता है दो वर्गों में। कितने वर्गों में? दो वर्गों में। नंबर एक संस्थागत स्रोत, नंबर सहकारी समितियां एवं बैंक, व्यापारिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और सरकार। और नंबर बी इसके अंतर्गत आते हैं गैर संस्थागत स्रोत, महाजन तथा साहूकार, संबंधी और रिश्तेदार, व्यापारी, जमींदार, आढ़तिये आदि। अगला क्वेश्चन है, किसानों को उनकी अल्पावधि और दीर्घावधि आवश्यकताओं के लिए अनेक स्रोतों से ऋण प्रदान किया जाता है। किसानों को मिलने वाले ऋण के मुख्य स्रोतों से सम्मिलित हैं प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां, व्यावसायिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और गैर सरकारी उदारता। दीर्घकालीन कृषि ऋण प्रदान किया जाता है, ये भूमि विकास बैंक द्वारा। हाल के वर्षों में भारत में कृषि वित्त का सबसे बड़ा स्रोत रहा है वाणिज्यिक बैंक। कौन सा रहा है दोस्तों? वाणिज्यिक बैंक। भारत में कृषि साख के संस्थागत स्रोत का घटक हुआ क्रम है ये वाणिज्यिक बैंक, सहकारी बैंक तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। कृषि तथा संबंधित क्रियाओं हेतु सबसे कम संस्थागत साख प्रदान कर रहा है ये विदेशी निजी बैंक। लाखों करोड़ों पुरुष एवं स्त्री श्रमिकों जो वास्तव में काम करते हैं परस्पर हिस्सेदारी एवं सहयोगपूर्ण निष्पादन की भावना पर देना। उपरोक्त अंश संबंधित है सामुदायिक विकास से। किससे संबंधित है? सामुदायिक विकास से। भारत ने राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा प्राप्त कर ली है परंतु पारिवारिक सुरक्षा नहीं प्राप्त की। कथन का तात्पर्य है खाद्यान्न स्टॉक पर्यावरण परंतु सभी परिवारों को उसे प्राप्त करने का समर्थन नहीं। अगला क्वेश्चन है, भारत में धीमी कृषि विकास गति के लिए प्रभावी कारण है ग्रामीण निर्धनता। सुमेलित करना है, बड़े सामंतों को आवंटित भूमि यानी जागीरदारी प्रणाली, मालगुजारी के इजारेदारों अथवा तहसीलदारों को आवंटित भूमि ये कहलाती है दोस्तों जमींदारी प्रणाली। उप किराएदारी पर देना ये रैयतवाड़ी प्रणाली कहलाती है। गिरवी रखने और हस्तांतरण करने, उपहार देने या विक्रय करने अधिकार सहित प्रत्येक किसान को आवंटित भूमि यानी रैयतवाड़ी प्रणाली। अगला क्वेश्चन है, यानी ग्राम्य स्तर पर की गई भू राजस्व बंदोबस्त यह है महलवाड़ी प्रणाली। अगला क्वेश्चन है, बजट 2018-19 के अनुसार खाद्यान्न पर दिया जाने वाला अनुदान है। ये अनुदान है दोस्तों 2,92,824.89 करोड़ रुपए यानी जीडीपी का 9%। कृषि लागत और मूल्य आयोग CAGCP के उद्देश्य हैं। ये उद्देश्य हैं दोस्तों कृषि मूल्यों का स्थिरीकरण, कृषकों के लिए सार्थक वास्तविक आय स्तरों को सुनिश्चित तथा लोक वितरण पद्धति के माध्यम से उपभोक्ताओं की आवश्यक कृषि पण्य उचित दरों पर उपलब्ध करवाकर उनके हितों की रक्षा करना। अगला क्वेश्चन है, समर्थित मूल्य पर खाद्यान्नों की सार्वजनिक खरीद नीति सुनिश्चित करती है। ये करती है दोस्तों कृषि मूल्यों में स्थिरता, कृषकों को प्रेरणादायक मूल्य तथा सार्वजनिक वितरण के लिए खाद्यान्नों का भंडारण। न्यूनतम समर्थन मूल्य के संदर्भ में सही कथन है। ये किसानों की पैदावार के लिए न्यूनतम मूल्य सुनिश्चित करते हुए खाद्य सुरक्षा मिशन में सहायता प्रदान करती है। अगला क्वेश्चन है, कृषि मूल्य आयोग की स्थापना की गई वर्ष 1965 में। गेहूं के समर्थन मूल्य की अनुशंसा करता है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। खाद्यान्नों के समर्थन मूल्य की संतुलित देता है ये कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। अगला क्वेश्चन है, मूल्य जिस पर सरकार खाद्यान्न का क्रय करती है ये अधिप्राप्ति मूल्य यानी प्रोक्यूरमेंट प्राइजेज
सार्वजनिक वितरण प्रणाली को बनाए रखने और सुरक्षित भंडार के निर्माण के लिए जिन कीमतों पर सरकार खाद्यान्न खरीदती है वे जानी जाती हैं वसूली कीमतों के नाम से। अगला क्वेश्चन है, विश्व में सब्जियों का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश है चीन। भारतीय सब्जी शोध संस्थान स्थित है वाराणसी में। वर्ष 2016-17 में भारत में निर्यातित प्याज की मात्रा थी लगभग 14.16 लाख टन। भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पादन करने वाला राज्य है कर्नाटक। मूंग, मैसूर, उड़द, मटर और अरहर दलहनों में से वर्ष 2016-17 में सर्वाधिक आयात किया था, यानी मटर 49.02%। वर्तमान में देश के लिए सर्वाधिक विदेशी मुद्रा प्राप्त करने वाला कृषि उत्पाद है, यह है दोस्तों कच्ची कपास। अगला क्वेश्चन है, कच्ची कपास, चावल तथा मसाले में से भारत के कृषि निर्यात की सर्वाधिक मूल्यवान वस्तु है, ये कच्ची कपास। सुनहले चावल में प्रचुरता सृजित की गई है, ये विटामिन ए की। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कृषि तकनीकी परियोजना NATP का पोषण भारत में जिस अंतर्राष्ट्रीय वित्त प्रदायी अभिकरण द्वारा होता है वह है विश्व बैंक। 13 जनवरी 2016 को घोषित प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना बीमाकृत करती है चक्रवात एवं गैर मौसमी वर्षा होने वाले कटाई उपरांत घाटे को। खरीफ वर्ष 2007 में मौसम आधारित फसल बीमा योजना सर्वप्रथम लागू की गई थी, ये कर्नाटक में। विश्व में एकमात्र देश जो रेशम के ज्ञात सभी 5 व्यापारिक प्रकार उत्पादित करता है, ये करता है भारत। अगला क्वेश्चन है, भारत विश्व में चीनी का उत्पादक है, दूसरा सबसे बड़ा। भारतीय कृषि की निम्न उत्पादकता के कारण जनसंख्या का दबाव, प्रच्छन्न बेरोजगारी तथा भूजोत का छोटा आकार। भारत की काली मिट्टी बहुत उपयुक्त होती है कपास की फसल उत्पादन के लिए। अगला क्वेश्चन है, भारत की सरकार ने कीमत स्थिरीकरण कोष की स्थापना का निर्णय लिया है चाय, कॉफ़ी, रबर, तंबाकू की कीमतों को स्थिर रखने हेतु। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व है, ये कृषि का महत्व है दोस्तों राष्ट्रीय आय तथा रोजगार, औद्योगिक विकास तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार तथा खाद्यान्न आपूर्ति के लिए। अगला क्वेश्चन है, भारतवर्ष में फसल बीमा योजना 1985 में प्रारंभ की गई। उत्तर प्रदेश में शस्य जलवायु क्षेत्रों की कुल संख्या 9 है। काम के बदले अनाज कार्यक्रम 1977 में प्रारंभ किया गया तथा नीली क्रांति का संबंध मत्स्य उत्पादन से है। उपरोक्त कथनों में से सही सत्य है। अगला क्वेश्चन है, हरियाली योजना संबंधित है, ये जल प्रबंधन से। विशेष कृषि उपज योजना का संबंध है कृषि पदार्थों के निर्यात के उछाल थ्रस्ट से। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विशेष कृषि उपज योजना यानी मुख्य रूप से संबंधित है निर्यात योग्य कृषि उत्पादन से। राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम यानी प्रारंभ किया गया था, ये प्रारंभ किया गया था दोस्तों वर्ष 2008 में। भारत सरकार के कृषि एवं सहकारिता विभाग द्वारा रेनफेड एरिया डेवलपमेंट कार्यक्रम आरंभ किया गया था, ये वर्ष 2011-12 में। भारत में कृषि आय का कर लगाया जा सकता है, ये लगाया जा सकता है दोस्तों राज्य सरकारों द्वारा। कृषि उत्पादों की मांग पाई जाती है, ये पाई जाती है स्थायित्वहीन, लोचहीन। किसान क्रेडिट कार्ड योजना का प्रारंभ किया गया, ये प्रारंभ किया गया दोस्तों 1998-99 में। किसान क्रेडिट कार्ड योजना है किसानों को उनकी खेती की आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त और समानुकूल साख समर्थन प्रदान करती है। भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी, ये पंतनगर में। केंद्रीय खाद्य तकनीकी अनुसंधान संस्थान स्थित है मैसूर में। नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट नारम की स्थित है, ये स्थित है दोस्तों हैदराबाद तेलंगाना में।
भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? झांसी में। वर्ष 2020 में नीरू मीरू जल संग्रहण कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। ये आंध्र प्रदेश में प्रारंभ किया गया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कृषि उत्पादन में काष्ठ के हलों के स्थान पर इस्पात के हलों का उपयोग उदाहरण है पूंजी बढ़ाने वाले प्रौद्योगिकी प्रगति का। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उद्योग क्षेत्र वर्ष 2017-18 में भारत की जीवीए में उद्योग का अंश है 25 से 30% के मध्य। अगला क्वेश्चन है, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 के अनुसार मध्यम उद्यम के रूप में उसे परिभाषित किया गया जिसकी निवेश राशि होती है 5 करोड़ रुपए से 10 करोड़ रुपए। 1991 की औद्योगिक नीति की अनेक बिंदुओं पर आलोचना हुई थी। ये आलोचनाएं हैं अनिश्चित औद्योगिक विकास, विदेशी प्रतियोगिता से खतरा, विदेशी निवेश में गलत विश्वास। वर्ष 2006 में पारित अधिनियम के अनुसार विनिर्माण एवं सेवा क्षेत्र में सूक्ष्म उपक्रमों के लिए निवेश की सीमा है। ये सीमा है दोस्तों 25 लाख एवं 10 लाख रुपए। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम पारित हुआ दोस्तों वर्ष 2006 में। अगला क्वेश्चन है, जोखिम पूंजी से तात्पर्य है नए उद्यमियों को उपलब्ध कराई गई दीर्घकालीन प्रारंभिक पूंजी। कथन ए, अद्यतन अनेक भारतीय उद्योगों ने ISO 9001 तथा ISO 9002 प्रमाण पत्र कर दिया। कारण क्या है? भारत सरकार की लाइसेंस प्रणाली में काफ़ी उदारता आई है। AR दोनों सही हैं परंतु RA सही स्पष्टीकरण नहीं करता है। स्वतंत्रता प्राप्त की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा की गई थी। ये की गई थी दोस्तों वर्ष 1948 में। भारत में औद्योगिक विकास हेतु संयुक्त क्षेत्र का भी विचार रखा गया। ये 1956 की औद्योगिक नीति में। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1991 की औद्योगिक नीति के अनुसार लाइसेंसिंग के अंतर्गत रखा गया था दोस्तों 18 उद्योगों को। अब उन उद्योगों की संख्या जिनके लिए औद्योगिक लाइसेंस की आवश्यकता होती है घट कर रह गई है 5 उद्योग। उदारीकरण, निजीकरण तथा भूमंडलीकरण की नई आर्थिक नीति घोषित की गई प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव द्वारा वर्ष 1991 में। भारत में पंचवर्षीय योजनाओं के संदर्भ में औद्योगिकरण के ढांचे में परिवर्तन के अंतर्गत भारी उद्योग का महत्व कम करते हुए आधिकारिक संरचनाओं इंफ्रास्ट्रक्चर पर बल देने की शुरुआत की गई। ये की गई थी दोस्तों 8 पंचवर्षीय योजनाओं से। अगला क्वेश्चन है, भारत में उद्यमों हेतु लाइसेंसिंग प्रणाली का आधार था। ये आधार था दोस्तों उद्योग अधिनियम 1951। 31 मार्च 2016 में पंजीकृत कारखानों की संख्या सर्वाधिक थी तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन है, कुछ समय पहले भारत सरकार ने व्हाइट गुड्स उद्योग को लाइसेंस मुक्त करने का निर्णय लिया। व्हाइट गुड्स में सम्मिलित हैं दोस्तों प्रदर्शन उपभोग के लिए खरीदी गई वस्तुएं। अगला क्वेश्चन है, कागज विनिर्माण उद्योग के लिए प्रदर्शित हैं यमुनानगर, गुवाहाटी और बल्लारपुर। भारतीय खनिज एवं धातु व्यापार निगम लिमिटेड भारत का सबसे बड़ा गैर तेल आयातक है। यह है दोस्तों भारतीय परियोजना एवं उपस्कर निगम लिमिटेड वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अधीन। अगला क्वेश्चन है, उपरोक्त कथनों में दोनों कथन सत्य हैं दोस्तों। भारत में मील निर्माण कपड़े का सर्वाधिक उत्पादन प्राप्त होता है। ये होता है दोस्तों गुजरात से। ARIL भारत में निजी क्षेत्र की सबसे बड़ी कंपनी है। ये BNYSE में MTNL सूचीबद्ध। CBSNL भारत में प्रथम ऐसा सेवा संस्थान है जिसने एक ही समय में देशव्यापी सेलुलर सेवा शुरू की है।
ये शुरू की है दोस्तों। भारत के संदर्भ में उपर्युक्त सभी कथन सत्य हैं। कंपनी द्वारा लाभांश की घोषणा की जाती है, ये की जाती है दोस्तों अविदत्त पूंजी दर पर। कंपनी के तुलन पत्र से बताना संभव है कंपनी की परिसंपत्तियों और देयताओं के आकार और संगठन को। MFCG फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स में शामिल नहीं किया जाता स्वचालित वाहन, कार व मोटरसाइकिल को। पर्ल फिशिंग तूतीकोरिन ऑटोमोबाइल पुणे, पोत निर्माण मोर्मोगोवा और इंजीनियरिंग सामान पिंजौर। अगला क्वेश्चन है, निजीकरण की सर्वांगीण और परिपूर्ण रीति है। निजी क्षेत्र को स्वामित्व और प्रबंध का हस्तांतरण भारत सरकार की वर्तमान विनिवेश नीति के प्रमुख उद्देश्य हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में नागरिकों को हिस्सेदारी प्रदान करना। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में सरकार का प्रबंध पर नियंत्रण और बहुमत शेयरधारिता कम से कम 51% बनाए रखना। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में बेहतर कॉरपोरेट गवर्नेंस सुनिश्चित करना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वर्ष 2005 में गठित राष्ट्रीय निवेश निधि NIF का मुख्य उद्देश्य है सार्वजनिक क्षेत्र की परियोजनाओं में निवेश करना। इसका उद्देश्य है द्वितीय पंचवर्षीय योजना, यानी द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 तक। द्वितीय पंचवर्षीय योजना अवधि में भिलाई इस्पात कारखाना बनाया गया, यानी रूस के सहयोग से। भिलाई इस्पात कारखाना किसके सहयोग से दोस्तों? रूस के सहयोग से बनाया गया। अगला क्वेश्चन है, राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना जर्मनी के सहयोग से की गई। सूची यानी इस्पात संयंत्र और सहयोगी देश। राउरकेला यानी केला, राउरकेला जर्मनी। भिलाई पूर्व यूएसए यानी रूस से, और दुर्गापुर यूके के सहयोग से। बोकारो रूस के सहयोग से। बोकारो और भिलाई रूस के सहयोग से, राउरकेला जर्मनी के सहयोग से और दुर्गापुर यूके यानी यूनाइटेड किंगडम के सहयोग से बनाई गई। अगला क्वेश्चन है, सुमिलित करना है। भिलाई जो है ये संयंत्र कहाँ स्थित है? ये स्थित है दोस्तों छत्तीसगढ़ में। बोकारो रूस के सहयोग से बनाया गया, ये झारखंड में समझे है। दुर्गापुर ये यूके के सहयोग से बनाया गया है, पश्चिम बंगाल में है। ये राउरकेला ये उड़ीसा में संबंधित है। भारतीय हीरा संस्थान स्थापित किया गया, ये स्थापित किया गया दोस्तों सूरत में। कहाँ स्थापित किया गया? सूरत में। सार्वजनिक प्रतिष्ठान भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड भोपाल, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जबलपुर तथा LK लॉयड फैक्ट्री नीमच। अगला क्वेश्चन है, BSNL की स्थापना हुई थी। BSNL की स्थापना हुई थी दोस्तों 2000 में। कब हुई थी? 2000 में। भारत सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम हैं जैसे बामर लारी एवं कंपनी लिमिटेड, ड्रेसिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, एजुकेशनल कंसल्टेंट्स ऑफ इंडिया लिमिटेड। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में लघु उद्योग क्षेत्र में विदेशी पूंजी निवेश फॉरेन इक्विटी होल्डिंग की निर्धारित सीमा 100%। संस्थान है, औद्योगिक केंद्र हैं, मिलान करना है दोस्तों। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश पोत निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। मुरी झारखंड ये एल्यूमिनियम के लिए प्रसिद्ध है। गुड़गांव हरियाणा ये मोटर गाड़ियों का निर्माण होता है। पनकी उत्तर प्रदेश ये उर्वरक का उत्पादन होता है। केंद्र और उद्योग, आंवला उद्योग है उर्वरक, मोदीनगर रबर का, बाराबंकी पाली फाइबर का और कानपुर विस्फोटक का और चमड़ा का।